जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो है आप लोग सभी लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भाई इतना तो आप लोग हमारी भी हेल्प कर सकते हैं कि चैनल को थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कराते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों की इस क्लास की अच्छी सी पूरी पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अगर आप प्रश्न नोट नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बार पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, तो आपके सारे प्रश्न जो होते हैं वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हैं तो बताइएगा, फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाता है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी में समूह 11 के तत्वों को क्या कहा जाता है? नोबल गैस, हैलोजन, सिक्का धातु या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा? देखिएगा, आवर्त सारणी में जो समूह 11 के तत्व होते हैं उनको बेटा कहा जाता है सिक्का धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। और जो समूह 18 के तत्व होते हैं, किसके? समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनको नोबेल गैस कहा जाता है। और समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनको हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में समूह 11 के तत्वों को सिक्का धातु, 18 के तत्वों को नोबल गैस और समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? बताइएगा, तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। इसके साथ में ही अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है और तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो डॉबे राइनर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? डॉबे राइनर के द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है बेटा वो किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर बच्चा? परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो सही आंसर तो इस प्रश्न का सही सी हो जाएगा, और बाकी जो दो प्रश्न हैं उनके भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता किया गया? इजराइल, जापान, सऊदी अरब और फ्रांस? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए भारत और इजराइल के मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इजराइल की राजधानी क्या है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? और इजराइल के जो हैं प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से आप सभी लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जल्दी से करिएगा। तो देखिएगा, राजधानी क्या हो जाएगी? यरूशलेम हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी बेटा शेकल, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? तो ईसाक हरजोग हैं। कौन है बेटा? ईसाक हरजोग हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इजराइल किस महाद्वीप का देश है, बताइएगा। इजराइल किस महाद्वीप का देश है, जल्दी से बताइएगा, किस महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर करिएगा तब तक। अब देखिएगा, ये रहा इजराइल का मैप, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका इजराइल, ठीक है। इजराइल एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इजराइल जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और बहुत छोटा सा देश है इजराइल, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप के सबसे छोटे देश होते हैं ना, उनमें सम्मिलित है ये। अब देखिएगा, इजराइल की सीमा जो है वो किससे किससे लगती है? तो देखिएगा, एक तो जॉर्डन देश से लगती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मिस्र से लगती है, मतलब इजिप्ट से लगती है, ये भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर जो है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। इसके बाद में इसकी राजधानी जो देखिएगा, ये पूरा इजराइल है,
सीरिया से इसकी राजधानी सीरिया से इसकी लगती है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि सीरिया और इसके मध्य में हमेशा विवाद रहता है, और इसकी सीमा जो है वो लेबनान से भी लगती है। लेबनान देश है जिसकी राजधानी क्या है, बेरूत है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि हमेशा सीरिया और इजराइल के मध्य में विवाद रहता है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है फ़लस्तीन। ठीक है, कौन सा देश है, फ़लस्तीन। हालांकि पहले जो था इजराइल जो था ना वो कोई देश नहीं था, फ़लस्तीन का ही हिस्सा था। ठीक है, यहूदी लोगों का कुछ हिस्सा था, और बाद में इन्होंने अपने आप को इतना पढ़ लिख के इतना टेक्नोलॉजी में विकसित कर लिया कि आज जो है, ठीक है, फ़लस्तीन बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, और जो इजराइल है उसने पूरे देश पर जो है वो कब्जा कर लिया है। इसके साथ में इसने अपने आसपास के जितने भी देश, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, लेबनान, मिस्र, ठीक है, सारे जो कंट्री थे, अरब कंट्री थे, इनको सबको हरा दिया था। ये भी याद रखिएगा। तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। अच्छा, हमने जो है इससे क्या क्या लिया है, तो जो बराक 8 मिसाइल है ना वो हमने किससे ली है, तो हमने इजराइल के ही सहयोग से ली है। ठीक है, इजराइल ने अभी हम लोगों को, जब पाकिस्तान ने वो कर दिया था, ड्रोन भेजे थे, तो हमको निगरानी वाले ड्रोन भी अभी इजराइल के द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। किससे सीमा लगती है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, और बाकी आपको पता ही है कि ये हिस्सा किसका है, तो फ़लस्तीन का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मार्च माह में AM अहमदी का निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे, या भारतीय फुटबॉलर थे, देश के प्रथम मतदाता थे, या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, मार्च माह में AM अहमदी का निधन हो गया। वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, और 1994 से 1997 तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो सही आंसर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अभिनेता जो थे अभी सतीश कौशिक। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सतीश कौशिक जी का भी हाल ही में निधन हुआ, तो वो कौन थे, एक अभिनेता थे। भारतीय फुटबॉलर जो थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका भी नाम आप लोग लिख लीजिएगा, तुलसीराम बलराम। ठीक है, तुलसीराम बलराम जो कि एक भारतीय फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। और देश के प्रथम मतदाता कौन थे जिनका निधन हुआ है, तो बेटा श्याम शरण नेगी, नाम याद रखना, श्याम शरण नेगी। 2022 में इनकी मृत्यु हुई है, नवंबर माह में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के पहले मतदाता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या केरल? बताइएगा कि जो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बच्चा कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ, मतलब गठन कब हुआ, यहाँ के राज्यपाल कौन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से आप लोग चारों प्रश्नों के आंसर कर दीजिएगा। तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी बेटा शिमला हो जाएगी। निर्माण कब होता है, जल्दी से बताइएगा, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो 25 जनवरी 1971 को। कब होता है बेटा, 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं, शिव प्रताप शुक्ला, फरवरी माह में। कौन बनाए गए हैं, शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ पर अभी कांग्रेस जीती है, तो उनके मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह। कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह बने हैं, या सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम भी इनका है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ और भी प्रश्न है कि भारत का LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दाल चीनी की खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक साथ मैंने कई सारे पॉइंट लिए हैं, हिमाचल प्रदेश का ही सारे आंसर हो जाएंगे इसमें। कि देखिएगा, भारत में LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश।
अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं एक ही साथ मैंने पूरा हिमाचल प्रदेश, ऐसे मैंने उस दिन केरल के बारे में बताया था, तो केरल के बारे में मैंने जो 8-10 प्रश्न लिए थे तो मैंने एक साथ ही करा दिए थे। अब चाहते तो इनको अलग अलग करके आपको 5-6 क्वेश्चन बना देते। ठीक है, एक ही साथ देखिएगा और सारे एक साथ रिलेट करके इनको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के साथ में कौन कौन अपनी सीमा स्पर्श करता है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा किसके साथ सीमा स्पर्श करता है, ऊपर लद्दाख के साथ में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन के साथ में भी सीमा स्पर्श करता है, मतलब किस देश के साथ में करता है तो ये भी याद रखिएगा। इधर जम्मू कश्मीर के साथ में, पंजाब के साथ में, ठीक है, हरियाणा के साथ में, और आप लोगों को जैसे पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ में भी अपनी सीमा स्पर्श करता है कौन, सहारनपुर, और उत्तराखंड के साथ में। ठीक है, इतने राज्यों के साथ में जो है कौन, हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा स्पर्श करता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को मैप के माध्यम से बताया है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको भूटान के बारे में बताया था, तो भूटान से पश्चिम बंगाल बताइएगा, सिक्किम, और कौन सा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मेघालय नहीं, सॉरी, असम। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में और बताइएगा आप लोग जल्दी से, नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, तो बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और कौन करता है, तो बेटा ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, और बताइएगा चीन के साथ में कौन कौन सीमा स्पर्श करता है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, बस सॉरी उत्तराखंड, और कौन करता है, सिक्किम, क्योंकि ये चीन ही तो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे किसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं, तो चीन के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, देखिएगा ये पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर अफगानिस्तान के साथ में कौन सीमा स्पर्श करता है, तो अकेले लद्दाख करता है, सॉरी हाँ लद्दाख करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, SL सिंघवी समिति या PK थुंगन समिति। तो देखिएगा, अशोक मेहता समिति जो थी वह कब बनी थी, 1977 में। बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसका गठन 1957 में हुआ था। SL सिंघवी समिति जो थी इसका गठन बेटा कब होता है, 1986 में होता है। और PK थुंगन समिति जो थी इसका गठन होता है बेटा 1988 में, याद रखिएगा आप लोग। और इस प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो बलवंत राय मेहता जो थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो थी इसने द्विस्तरीय, ठीक है, कितनी, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। और जो PK थुंगन समिति है, ठीक है, इसी की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, जिसमें पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, किसने सिफारिश की थी, तो PK थुंगन समिति ने। बाकी 5वें प्रश्न का सही आंसर बेटा B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, झांसी। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, गोरखपुर में, लखनऊ में, मथुरा में, झांसी में। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। एक तो कन्नौज में है, कहाँ है बेटा, कन्नौज में है। एक सिद्धार्थनगर में है, कहाँ है, सिद्धार्थनगर है। ठीक है, और एक आपका गोरखपुर में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर तो A ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ, मथुरा और झांसी। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, तो राजकीय संग्रहालय हैं। क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए देश मतलब भारत उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है, तो लखनऊ संग्रहालय जो है वो सबसे पुराना है। कैसा है, सबसे पुराना संग्रहालय है
और इसकी स्थापना बेटा 1863 में की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपसे राजकीय बौद्ध संग्रहालय पूछे तो गोरखपुर, कन्नौज, सिद्धार्थनगर बताइएगा। लेकिन अगर आपसे राजकीय संग्रहालय पूछे तो लखनऊ, मथुरा और झांसी बताइएगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है, तो बेटा लखनऊ हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक वगैरह कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। जो इतनी संख्या कम है, थोड़ा सा एक बार आप लोग अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या आपका टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम योजना संबंधित है किससे? शिक्षा से है, रोजगार से है, स्वास्थ्य से है या राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहन देने से है? बताइएगा कि जो वंदे मातरम योजना है वह किससे संबंधित है बेटा। 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा वंदे मातरम योजना जो है वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, वंदे मातरम योजना जो थी वो 9 फरवरी 2004 को शुरू हुई थी, 9 फरवरी 2004 को। ठीक है, और यह किससे संबंधित थी? तो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार व्यवस्था, निःशुल्क उपचार सहायता। ठीक है, ये प्रश्न कई बार यूपी के एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको आज शामिल किया है। ठीक है, तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसको 9 फरवरी 2004 को शुरू किया गया था और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो कालाशोक के समय में होती है। कहाँ होती है? तो ये भी याद रखना आप लोग, वैशाली में होती है। कहाँ पर बेटा? वैशाली में होती है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सावक मीर होता है। ठीक है, कौन होता है? सावक मीर अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अजातशत्रु के समय में कौन सी होती है, तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है और अशोक के समय में जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे इन तीनों का स्थान पूछ लिया जाए तो प्रथम जो होती है वो कहाँ पर होती है बेटा? राजगृह में होती है। जो चतुर्थ वाली होती है वो कश्मीर के कुंडल वन में होती है और जो तृतीय वाली होती है वो कहाँ पर होती है बेटा? तो पाटलिपुत्र में होती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ही जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महाकश्यप करते हैं। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, इसकी अध्यक्षता तो वसुमित्र करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष इसमें कौन होते हैं? अश्वघोष होते हैं। और तृतीय बौद्ध संगीति जो होती है इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, अब कौन सी बौद्ध संगीति में जो होता है बौद्ध धर्म बट जाता है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट जाता है और द्वितीय बौद्ध संगीति में भी बढ़ता है, लेकिन अशोक उसको फिर एक कर देता है। लेकिन चतुर्थ संगीति में बिल्कुल अलग हो जाता है, कोई इसकी शाखा में बढ़ जाता है, एक महायान शाखा में और एक हीनयान शाखा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर, ओरियोस्कोप या एबोमीटर या फिर बैरोमीटर? बताइएगा, सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, बोलोमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, ऊष्मीय विकिरण को मापने में, ऊष्मीय विकिरण को मापने में किसका यंत्र प्रयोग होता है? बोलोमीटर का। जो ओरियोस्कोप होता है तो कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए। ठीक है, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए। ठीक है, जिसका प्रयोग होता है वो बेटा कौन सा होता है? तो ओरियोस्कोप होता है। जो एवोमीटर होता है इसका प्रयोग क्या होता है? रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए। और बैरोमीटर का प्रयोग किस में होता है? तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय
दाब मापन में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में कलेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम या झारखंड? बताइएगा। तो किस राज्य में जो है वो कलेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए कि क्या होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। मणिपुर में कौन सा है? तो केबुल लामझाओ है, जो कि का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहीं पर कौन सा है? सिरोही नेशनल पार्क है। कौन सा है बेटा? सिरोही नेशनल पार्क है। मिजोरम में कौन सा है? तो बेटा मुरलेन है। ठीक है, मुरलेन नेशनल पार्क है। डाम्फा नेशनल पार्क है। ठीक है, और कौन सा है बेटा? तो फांगपुई है। बताए हैं ना, बताइएगा। झारखंड में बेटा कौन सा है? तो बेतला है। कौन सा है? बेतला है। एक यहाँ पर धीमा वन्यजीव विहार है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो साहब लोगों। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है हमारा कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय? बताइएगा। आत्मीय सभा का गठन जो है वह किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, आत्माराम पांडुरंग जो हैं इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की। किसकी की गई थी बेटा? प्रार्थना समाज की। इसके साथ में जो देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। किसका? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और आपके जो राजा राममोहन राय हैं इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। और आत्मीय सभा का गठन जो है राजा राममोहन राय के द्वारा ही कब किया गया था? 1814 ईस्वी में। कब किया गया था? 1814 ईस्वी में किया गया था। तो 11वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा कि मैनरहीन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? रूस और फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका और कनाडा या जर्मनी और पोलैंड? बताइएगा बेटा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, रूस और फिनलैंड के मध्य में कौन सी है बेटा? मैनरहीन रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य में, ठीक है, एक रेखा है जिसका नाम है मैग्नीकाट। क्या नाम है बेटा? मैग्नीकाट। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं होती हैं, इनको याद रखिएगा। अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा है और इस रेखा को शांत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में जर्मनी और पोलैंड के मध्य में जो है वो ओडर निसे रेखा है। कौन सी है? ओडर निसे रेखा है। अब आप लोग बताइएगा, भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा जो है, मतलब कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है? ठीक है, दोनों का बताइएगा आप लोग। 13वां प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी? बताइएगा, किस सिख गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी बेटा? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुरु अर्जुन देव जी को किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। ठीक है, जो गुरु हरगोविंद जी थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी? अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। गुरु तेग बहादुर जी जो थे ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? आनंदपुर साहिब की स्थापना की दी थी। और इनको किसने फांसी दी थी? तो इनको औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी बेटा स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के साथ में इन्होंने पाहुल नामक एक नया संस्कार बनाया था। ठीक है, और इन्होंने ही जो गुरु प्रथा थी गुरु गोविंद जी ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए? तो 13वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ प्रश्न और हैं जो कि वन लाइनर के रूप में है कि सैर ए गुल फरोशा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइएगा, तीनों प्रश्नों के सही आंसर क्या होने चाहिए। देखिएगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छी सी पॉजिटिव कमेंट भी करना। मैंने कल प्रश्नों के आंसर पूछे थे तो केवल समीक्षा, अखिलेश और विक्रम ने ही दिए थे। बाकी सभी लोग भैया गायब हैं, बढ़िया मौज ले रहे हैं सब लोग। ठीक है, टेंशन ही नहीं है, वैकेंसी आएगी जाएगी क्या करना। ठीक है, बाकी लड़कियां जैसे हैं उनको अपना, लड़के जो हैं अपना जाएंगे कहीं रुद्रपुर में काम करेंगे। ठीक है, और लड़कियां अपना बड़ी बढ़िया घर में काम कर ही रही हैं। मतलब ही क्या है क्या भाई? सैर एक गुल फरोशा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बेटा? तो ये आयोजित किया जाता है दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो रोशन कुमारी हैं वो किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो कथक की। किसकी प्रतिपादक हैं? कथक। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो आप लोग बताइएगा जल्दी से, कहाँ का हो जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। क्या होता है? MgO होता है। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि तमिलनाडु में नव वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्लास वगैरह के लिए तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिएगा, तमिलनाडु में नव वर्ष जो है वो पुथांडु किस रूप में मनाया जाता है? पुथांडु जिसको कहते हैं। ठीक है, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, लुइस लाइटफुट। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बेटा कौन थे? तो याद रखिएगा, उनका नाम क्या था? रविशंकर। पंडित रविशंकर जो थे, जो पंडित रविशंकर थे ये किससे संबंधित थे? तो ये सितार वादक। किससे संबंधित थे? सितार वादक थे। और इनको ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। ठीक है, 1968 में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनमें से एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो कौन सी जलसंधि जोड़ती है बेटा? तो मैगलन जलसंधि जोड़ती है। बिल्कुल सही आंसर था विक्रम का भी और समीक्षा का भी। फिर मैंने पूछा था कि पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो हंगरी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। फिर मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो किसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं? राजस्थान के साथ में। विक्रम का बिल्कुल सही था, मथुरा व आगरा है। समीक्षा का गलत है बेटा, तुमने राजस्थान के जिले उत्तर प्रदेश के साथ में लिख दिया, ना कि उत्तर प्रदेश के जिले। भरतपुर कब भैया उत्तर प्रदेश में आ गया और धौलपुर कब उत्तर प्रदेश में है? तो समीक्षा ये दोनों आंसर आपके गलत हैं। फिर चौथा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती है। बेटा गाजियाबाद नहीं है,
यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, इसके साथ में ही समीक्षा का भी गलत था, सर्वाधिक साक्षरता दर श्रावस्ती की नहीं है, न्यूनतम है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो कुछ भैया प्रश्न जो हैं कुछ गलत हुए हैं तो उनको अपना देखकर सही करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क के प्रश्न हैं कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और अभी इन्होंने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है, ये भी बताना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब और कहाँ से शुरू की गई। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कर्नाटक की तर्ज पर अब किस राज्य में खेती का सर्वे किया जाएगा, ये भी बताना है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये कट कर लीजिएगा, स्किल इंडिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया, उत्तर प्रदेश में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कहाँ किया जाएगा। ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों के आप लोगों के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हो सकता है कि PDF आने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बाकी आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा तो थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बाकी आप लोगों का जो भी कोई डाउट है या कुछ भी प्रश्न आप लोगों को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप जो है उससे जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।